हेलो गाइस, ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के अंदर अगर बात करेंगे, सारे पॉइंट मैंने लिख लिए, सिर्फ आपको याद रखना है। इसके पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा था। उसके अंदर जो पॉइंट है लगभग वैसे ही पॉइंट अपने को यहाँ दिखाई देंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली बात करेंगे तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि फिनॉल जो है ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है और साथ में ब्रैकेट में लिखा है एच बॉन्डिंग, तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जैसे आपको याद होगा अल्कोहल, ROH मैंने अल्कोहल लिख दिया। अल्कोहल जैसा आपका पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और इस बॉन्ड के अंदर H2O पोलराइजेशन होने से O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम उसी तरीके से गाइस फिनॉल भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि फिनॉल के अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से अगेन पोलराइजेशन होके O के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे चार्जेस डेवलप होने की वजह से अल्कोहल की तरह ही फिनॉल भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए अल्कोहल की तरह फिनॉल भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि इस एक फिनॉल में और दूसरे फिनॉल में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से इस फिनॉल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे फिनॉल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा और यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होगा। तो पहला पॉइंट क्या बताया गया इस फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि फिनॉल जो होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और OH बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। और साथ में दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के अंदर ही क्या बताया कि फिनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। जैसे अल्कोहल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, वैसे फिनॉल भी आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो गाइस ये था पहला पॉइंट। अब ध्यान देखिए दूसरा पॉइंट देखना। दूसरे पॉइंट के अंदर बोले कि प्योर वाला जो फिनॉल होता है वो कलरलेस होता है। प्योर फिनॉल आपका कलरलेस रहेगा, साथ ही में थोड़ा सा टॉक्सिक भी रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लो मेल्टिंग सॉलिड, यानी कि सॉलिड स्टेट में रहेगा लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं रहेगा, कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। और साथ में इसका कार्बोलिक या फिनॉलिक ऑर्डर होता है। एक बात यहां क्लियर कर दूं कि फिनॉल को ही कहते हैं कार्बोलिक एसिड। फिनॉल को ही क्या कहते हैं गाइस? कार्बोलिक एसिड। इसमें दो चीजें होती है, एक बार क्लियर कर देता हूं दो चीजें कौन सी है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है अक्सर। एक होता है आपका H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये NiC देखना भाई। और ये है आपका फिनॉल, और फिनॉल को हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। तो ये कार्बोनिक और ये कार्बोलिक एसिड है, दोनों में थोड़ा सा यहाँ N है तो यहाँ L है, बस N और L का ही डिफरेंस है। ध्यान देखिए, बराबर से देख लेना। तो H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं, फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि प्योर फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है, लो मेल्टिंग सॉलिड होता है। एक तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, कम मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, और दूसरा उसी का कार्बोलिक या फिनॉलिक ऑर्डर होता है। कार्बोलिक या फिनॉलिक ऑर्डर का मतलब ऐसा ऑर्डर रहेगा कि जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ फिनॉल का रहेगा, उसके अलावा और किसी कंपाउंड का नहीं रहेगा, इसलिए हम उसका कार्बोलिक या फिनॉलिक ऑर्डर कह रहे हैं। फिर गाइस तीसरा वाला जो पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट और ब्रैकेट में लिखा मोलिकुलर मास, यानी कि अल्कोहल की तरह फिनॉल का भी बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे अल्कोहल में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था। सेम उसी तरीके से फिनॉल के अंदर भी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे और जिस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चौथे नंबर का पॉइंट जो है गाइस ये है सॉल्युबिलिटी के बारे में है। फिनॉल की बात करेंगे तो अल्कोहल की तरह फिनॉल भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है। जैसे हमने अल्कोहल के लिए कहा था कि लोअर अल्कोहल, यानी कि ऐसे अल्कोहल जिनमें कम कार्बन है, वो वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, और जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी कम होते जाती है। सेम कुछ इसी तरीके से फिनॉल के लिए है। फिनॉल जो है पहले तो ये स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें ये इतना बड़ा ग्रुप है जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी कि ये पानी के अंदर सोल्यूबल होगा नहीं। तो इतना बड़ा ये जो ग्रुप है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट होने की वजह से फिनॉल ज्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता,
लेकिन पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फिनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड वाटर H2O आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये वाटर ले लिया और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H एंड वाटर का O आपस में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिस वजह से फिनॉल जो है पानी के अंदर सोल्यूबल तो होता है लेकिन कम होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। और एक कंप्लीटली सोल्यूबल किसके अंदर होता है? अल्कोहल एंड ईथर के अंदर ये पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाता है। तो गाइस फिजिकल प्रॉपर्टी में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो आप एक बार फिर से जल्दी जल्दी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो। टोटल 4 फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताई। पहले क्या बताया कि फिनॉल जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल है, इस वजह से उसके अंदर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरा पॉइंट बताया फिनॉल जो है वो कलरलेस टॉक्सिक लो मेल्टिंग सॉलिड होता है। एक तो कलरलेस रहेगा, थोड़ा सा टॉक्सिक रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड रहेगा और उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसी ऑर्डर को कार्बोलिक या फिनोलिक ऑर्डर कहते हैं। तीसरे नंबर का पॉइंट बताया जो कि अल्कोहल की तरह है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फिनॉल में भी आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है, जिस वजह से वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं, जिस वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। गाइस उसके बाद का पॉइंट बताया चौथे नंबर का सोल्युबिलिटी वाला। फिनॉल जो होता है वो पोलर है, वाटर भी पोलर है, लेकिन फिनॉल के अंदर ये बड़ा सा ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, ये पानी में सोल्यूबल होता नहीं है, सिर्फ इसका ये पार्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप सोल्यूबल होता है। इसलिए फिनॉल वाटर में सोल्यूबल तो होता है, क्योंकि फिनॉल वाटर के साथ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन उतना सोल्यूबल नहीं होता है जितना कि अल्कोहल सोल्यूबल होता है। इसलिए हम फिनॉल के लिए कहते हैं कि फिनॉल जो है पानी के अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब कम सोल्यूबल है, और वही अल्कोहल के अंदर या फिर ईथर के अंदर वो थोड़ा सा ज्यादा सोल्यूबल होता है, क्योंकि उनके अंदर वो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए उनके अंदर सोल्यूबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाती है। तो गाइस ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगला टॉपिक ध्यान देके देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, और वो टॉपिक है इसी चैप्टर का अगला पार्ट, यानी कि रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। गाइस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल के अंदर सबसे पहला कौन सा रिएक्शन देखेंगे अभी देखते हैं, लेकिन वो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के टॉपिक के पहले हम लेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल एंड फिनॉल के हम टेस्ट लेंगे, यानी कि अल्कोहल, अगर किसी ने अपने को अल्कोहल भी दे दिया फिनॉल भी दे दिया और बोले इनमें से अल्कोहल कौन सा है फिनॉल कौन सा है, क्योंकि दोनों कलरलेस है, पहचान तो पाएंगे नहीं हम कौन सा अल्कोहल कौन सा फिनॉल है, पहचान की बताइए, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमारे पास कुछ टेस्ट है। पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट, दूसरा वाला टेस्ट है रिएक्शन विथ बेसिस, यानी कि बेस के साथ इसको रिएक्ट कर लो। तीसरा वाला जो टेस्ट है वो है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड। और गाइस चौथा वाला जो टेस्ट है दैट इज ओनली टेस्ट फॉर अल्कोहल। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, चौथा वाला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अभी आपको याद दिलाऊंगा, फिलहाल आप याद कर लो। अभी हम क्या टॉपिक ले रहे हैं, तो टॉपिक है हमारा टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल एंड फिनॉल को पहचानने के लिए अभी हम यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। पहला वाला टेस्ट लेंगे लिटमस टेस्ट, जिसके अंदर अल्कोहल और फिनॉल दोनों लिटमस पेपर के साथ कैसा बिहेवियर देते हैं वो जानेंगे। दूसरा वाला पॉइंट है रिएक्शन विथ बेसिस, जिसके अंदर अल्कोहल और फिनॉल दोनों बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट होते हैं गाइस, ये जानेंगे। तीसरा वाला है रिएक्शन विथ फेरिक क्लोराइड, यानी कि FeCl3, उनके साथ अल्कोहल और फिनॉल किस मैनर में रिएक्ट होता है वो देखेंगे। और चौथा वाला है टेस्ट फॉर अल्कोहल, ये सिर्फ अल्कोहल के लिए, इसके अंदर हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्चरी अल्कोहल तीनों को किस तरीके से डिस्टिंग्विश करना है ये देखेंगे। हालांकि हमने पहले भी देखा हुआ है, लेकिन टेस्ट के अंदर अलग से मैं आपको याद दिला के यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे लिटमस टेस्ट की। अब मुझे आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि लिटमस पेपर के साथ क्या होता है। तो पहली बात तो यह है कि आपका जो अल्कोहल है वो अल्कोहल लिटमस पेपर को बिल्कुल भी रिएक्ट करता नहीं है, यानी कि लिटमस पेपर का कलर चेंज करता नहीं है। आपको अच्छे से मालूम है, अगर कोई कंपाउंड एसिड है और अगर हम उसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो वो किस में टर्न हो जाता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से
अगर कोई बेस है तो बेस के अंदर कौन से कलर का लिटमस पेपर डालने से कौन से कलर में टर्न होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर आप भूल गए होंगे तो एक बार याद दिलाता हूं। अगर कोई एसिड है और एसिड में हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला तो वह रेड हो जाता है, और कोई बेस है और बेस के अंदर अगर हमने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला तो वो ब्लू हो जाता है। लेकिन गाइस आपके यहां पर, ठीक है, यहां लिख देता हूं गाइस, ब्लू आपका रेड हो जाता है किसमें, एसिड में, और आपका रेड जो है वो ब्लू हो जाता है बेस में। ऐसा लिटमस पेपर का काम है। अब अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो यहां देख लेना ध्यान से, अल्कोहल और यहां लिख देता हूं फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल दोनों में अगर ब्लू कलर का भी लिटमस पेपर डाला इसमें तो ब्लू ही रहेगा, रेड डाला तो रेड ही रहेगा। यानी कि अल्कोहल के लिए लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि लिटमस पेपर अल्कोहल के लिए कैसा है, न्यूट्रल है गाइस। तो यहां लिख देता हूं, तो इट इज न्यूट्रल। वही अगर बात करेंगे फिनॉल की, तो फिनॉल के अंदर अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालते हो तो वो रेड में कन्वर्ट होता है। इससे क्या प्रूव होता है कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड के अंदर ही ब्लू कलर का लिटमस रेड में टर्न होता है। तो पहला जो गाइस हमारा टेस्ट है लिटमस टेस्ट, इससे क्या समझा हमने कि अगर कोई एसिड है, एसिड में ब्लू कलर का लिटमस डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट होता है, और कोई कंपाउंड बेस है तो बेस में रेड वाला लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। हमने अल्कोहल के अंदर ब्लू वाला लिटमस पेपर डाला तो ब्लू ही रहा, रेड डाला तो रेड ही रहा, कलर चेंज हुआ नहीं, क्योंकि अल्कोहल जो है लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल होता है। वही फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल के अंदर अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी ने 2 कंटेनर दिए, बोले कौन सा अल्कोहल कौन सा फिनॉल पहचान के बताइए, आप काम करना दोनों के अंदर ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालना। जिसमें ब्लू का रेड हो गया उसमें फिनॉल है, और जिसमें ब्लू का ब्लू ही रहा उसके अंदर कौन है, अल्कोहल। तो गाइस इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अल्कोहल को और फिनॉल को। ये पहला टेस्ट था लिटमस टेस्ट। इसके बाद गाइस दूसरा वाला टेस्ट देखेंगे, वो है रिएक्शन विद बेसिस। भाई रिएक्शन विद बेसिस वाला बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देके बढ़िया से आप देख लेना। तो सेकंड नंबर का जो पॉइंट है हमारा वो है रिएक्शन विथ बेसिस। तो रिएक्शन विथ बेसिस के अंदर हम अल्कोहल फिनॉल दोनों को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहां देख लेना ध्यान से, भाई यहां ले लेता हूं अल्कोहल, ROH अल्कोहल ले लिया, और इधर फिनॉल ले लेता हूं, या फिर पहले फिनॉल ले लो, कोई भी ले लो, पहले मैं फिनॉल ले लेता हूं। फिनॉल ले लिया मैंने, और फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट करूंगा NaHCO3 के साथ, और ये दूसरा फिनॉल ले लिया, फिर से इसको NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। 2 चीजें हो गई गाइस। अब तीसरी बात याद रखना ध्यान से, बिल्कुल अब ध्यान से देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो आपका फिनॉल है ये NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन शो करता नहीं है। अब पहला सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर NaHCO3 एसिड है कि बेस है। आपको बता दूं NaHCO3 फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट इसलिए क्योंकि इसके अंदर H है, और ये H+ के फॉर्म में डोनेट हो सकता है, और जो H+ डोनेट करता है उसे एसिड कहेंगे, और ये डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है, इसलिए हम इसको सॉल्ट कहेंगे। तो पहली चीज क्या समझ में आ गई कि NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट H+ दे सकता है इसलिए एसिडिक है, और ये डिसोसिएट होकर आयन प्रोड्यूस करता है, कंपाउंड Na+ एंड HCO3- ऐसे आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए सॉल्ट है। तो इट इज अ एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट होने के साथ साथ ये एसिड की तरह भी काम कर सकता है अपना H+ देके, या फिर बेस की तरह भी काम कर सकता है एसिड के साथ रिएक्ट होके। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि आपका जो फिनॉल है, फिनॉल ये बहुत ही वीक एसिड है, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है। फिनॉल वीक एसिड होने की वजह से NaHCO3 जो कि आपका वीक ही बेस है, इस वीक बेस के साथ ये रिएक्ट होता नहीं है। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऐसा है कि अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए। वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट अक्सर नहीं होता है। एसिड वीक है तो अपने को बेस कैसा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। बेस अगर वीक है तो एसिड कैसा चाहिए, स्ट्रांग चाहिए। दोनों वीक चीजें रहेंगी तो अक्सर रिएक्ट होते नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिला अपने को कि फिनॉल जो है आपका
एसिडिक इन नेचर का है, NaHCO3 बेसिक इन नेचर का है, लेकिन फिर भी दोनों की रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोनों एकदम वीक एसिड है, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। यहां देखना फिनॉल लिया, ये वीक एसिड है, लेकिन ये कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी। भले ही ये वीक है आपका, फिनॉल भले आपका वीक है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट होगा और एसिड अपना H+ देता है, बेस OH, और यहाँ का H+ और OH कंबाइन होकर H2 बना देगा। और ये जो H+ गया उसकी जगह पे कौन आ जाएगा गाइस? ये Na आ जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है ये देख लो, ये ONA मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, Na+ और ये O- रहता, ये सोडियम और इतना फिनॉक्साइड, और बाई प्रोडक्ट H2 मिला। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड मिला, इसके अंदर अगर मैं वाटर डाल दूंगा या है डाइल्यूट एसिड डाल दूंगा, एसिड डाइल्यूट है, मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने एसिड डाल दिया, H+ का मतलब एसिड, कौन सा वाला एसिड? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड का जो H+ है वो इस Na की जगह पे आके फिर से अपने को दोबारा क्या दे सकता है? ये फिनॉल दे सकता है, और Na+ का आयन आपका सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो गाइज ये सेकंड वाली जो टेस्ट है इसका क्या नाम है बताना? तो ये रिएक्शन विद बेसिस, जिसके अंदर हमने सिर्फ फिनॉल को रिएक्ट किया, अभी हमने अल्कोहल को रिएक्ट नहीं किया। तो फिनॉल जो है ये आपका वीक एसिड है, इसलिए वीक बेस NaHCO3 के साथ रिएक्ट हुआ नहीं है। और ये जो यहाँ पर फिनॉल जो वीक एसिड है, लेकिन NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके साथ रिएक्ट हुआ। कंसेप्ट क्या मिलता है? दो वीक चीजें आपस में रिएक्ट नहीं होती। अगर एसिड वीक है तो बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, बेस वीक है तो एसिड कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो यहाँ पर पहली रिएक्शन से क्या समझा कि यहाँ पर NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं हुई, और यहाँ पर NaOH के साथ जब फिनॉल आपका रिएक्ट हो गया तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, इसका H निकला, OH के साथ जाके H2 बनाया और Na+ यहाँ पे आ गया। इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर डाइल्यूट एसिड अगर डाल दूंगा, H+ मतलब एसिड, तो एसिड का H+ इसको रिप्लेस करके फिर से फिनॉल देता है और Na+ का आयन सोल्यूशन में चला जाएगा। तो गाइस ये फिनॉल के साथ रिएक्शन थी बेस की। अब बात करेंगे, और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बेस है हमारा एक्वियस वाला, एक्वियस बेस लेना बहुत जरूरी है। बेस है हमारा एक्वियस वाला। अब फिनॉल की तो रिएक्शन इन दोनों के साथ कर दी, अब इन्हीं दोनों के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कर देते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों के साथ अल्कोहल किस तरीके से रिएक्ट होता है। मान लो कि मैंने अल्कोहल ले लिया ROH NaHCO3 के साथ, और फिर से अल्कोहल ले लिया ROH NaHCO3 के साथ। अभी NaOH के साथ करेंगे अल्कोहल की रिएक्शन वीक बेस के साथ, अल्कोहल की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। दोनों के साथ अल्कोहल रिएक्ट होता नहीं है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो आपका दोनों के साथ रिएक्ट होता नहीं है। क्यों दोनों के साथ रिएक्ट नहीं होता है? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि अल्कोहल न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर के लिए वो न्यूट्रल होता है, वहां से पता चला था कि अल्कोहल न्यूट्रल है। इसलिए अगर वो न्यूट्रल है, एसिडिक है ही नहीं, तो बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट होगा? इसलिए वो बेस के साथ रिएक्ट होगा नहीं। तो यहाँ इन दोनों बेस के साथ अल्कोहल रिएक्ट नहीं हो रहा, लेकिन सर अल्कोहल को तो हमने देखा है मेटल के साथ रिएक्ट होते समय। बिल्कुल देखा है। अगर अल्कोहल हम लेते हैं और उसको एक्टिव मेटल मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 का मोस्टली ले लो, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, जैसे कि सोडियम मेटल है, इसके साथ रिएक्शन देखा हुआ है, या फिर पोटेशियम के साथ भी कर सकते हैं। अगर अल्कोहल आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्कोहल का जो Na है इस H को रिप्लेस करता है, RONA बनाता है और H निकलता है। बैलेंस करने के लिए गाइस ये 2 बार लेना, इसको 2 बार लेना है, इसको 2 बार लेना, और ये 2 H निकलेंगे मतलब क्या लिबरेट हो जाएगा? H2। तो इसमें क्या समझ में आ गया अपने को कि अल्कोहल के साथ NaHCO3 NaOH दोनों रिएक्ट होते नहीं है, बिकॉज अल्कोहल इज नॉट एसिडिक इन नेचर। उसके बाद अल्कोहल के साथ कौन रिएक्ट होता है? Na रिएक्ट होता है, या फिर अल्कोहल के साथ K भी रिएक्ट हो सकता है। मतलब जो ग्रुप 1 के हैं मोस्टली वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और उनके साथ अगर अल्कोहल रिएक्ट हो जाए तो वो सोडियम अल्कोक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो गाइस सेकंड रिएक्शन से हमने क्या सीखा, एक बारी जल्दी से बता दो। ये जो सेकंड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद बेसिस, तो रिएक्शन विद बेसिस के अंदर 2-3 चीजें सीखी। पहला, फिनॉल जो है NaHCO3 के साथ रिएक्ट हो सकता नहीं है। क्यों नहीं रिएक्ट होता NaHCO3 के साथ फिनॉल? क्योंकि फिनॉल वीक एसिड है, NaHCO3 वीक बेस है, वीक रिएक्ट होते नहीं है, दोनों वीक चाहिए नहीं। दूसरा पॉइंट क्या सीखा हमने? फिनॉल जो है NaOH के साथ रिएक्ट होता है, क्योंकि फिनॉल वीक एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्शन कर देते हैं। तीसरा वाला पॉइंट गाइस हमने क्या सीखा कि अल्कोहल जो है वो NaHCO3 NaOH दोनों के साथ रिएक्ट होता नहीं है, बिकॉज अल्कोहल इज न्यूट्रल। लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल था, हमने देखा हुआ था, इसलिए इन बेसिस के साथ वो रिएक्ट हो नहीं रहा है।
चौथा पॉइंट क्या सीखा गाइस इसके अंदर, अल्कोहल जो है वो एक्टिव मेटल यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे कि सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 के हैं उनके साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इससे ये कंफर्म होता है कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इनके साथ वो रिएक्ट होता है। लेकिन एक्वियस बेसिस के साथ अल्कोहल रिएक्ट होता नहीं है। तो अगर गाइस मान लीजिए आपको 2 कंटेनर दे दिए जाए, किसी ने बोला किसके अंदर अल्कोहल किसके अंदर फिनॉल है, यह चेक करके बताओ, आप क्या करेंगे, आप दोनों के अंदर NaOH डाल देंगे। अगर दोनों के अंदर आपने मान लो NaOH डाल दिया और देख लिया कि जिसके अंदर NaOH की रिएक्शन हो गई तो आप समझ जाएंगे उसके अंदर फिनॉल प्रेजेंट है, और जहां पर NaOH रिएक्ट नहीं हुआ आप समझ जाएंगे वहां कौन प्रेजेंट है गाइस, अल्कोहल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम अल्कोहल को और फिनॉल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं गाइस। उसके बाद तीसरे नंबर का जो रिएक्शन है वो है हमारा FeCl3 के साथ। FeCl3 के साथ का क्या रिएक्शन रहेगा तो देख लेते हैं। तीसरे नंबर का रिएक्शन विथ FeCl3, भाई FeCl3 को कहते हैं फेरिक क्लोराइड। अब बात ऐसी है कि जो अल्कोहल है आपका FeCl3 के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन करता नहीं है। और वही फिनॉल की बात करेंगे, ये फिनॉल ले लिया मैंने, इसको FeCl3 के साथ अगर मैं रिएक्ट कर दूं तो बैलेंस करने के लिए मैं 3 बार ले लूंगा इसको। क्यों 3 बार लूंगा, क्योंकि ये जो 3Cl है ये अल्कोहल एसिडिक नेचर का है, इसका H+ निकल जाएगा गाइस। इसका H+ अगर निकल गया तो ये ग्रुप रहेगा इतना, फिनॉक्साइड आयन इतना ग्रुप रहेगा। तो 3 बार ले लिया, एक फिनॉक्साइड आयन एक Cl की जगह, तो 3 फिनॉक्साइड आयन 3 Cl की जगह। क्या मिल जाएगा गाइस अपने को, तो अपने को मिल जाएगा यहाँ ये फिनॉक्साइड आयन कितने बार, 3 बार Fe के साथ, और यहां से 3H और ये 3Cl कंबाइन होके थ्राइस ऑफ क्या बनाएंगे, HCl। आप चाहते हो थोड़ा सिंप्लीफाई करके तो इतना बड़ा ग्रुप मत दिखाओ। Ar का मतलब एरोमेटिक रिंग, OH मतलब फिनॉल हो गया। एरोमेटिक रिंग के साथ फिनॉल कितने बार लेना है, 3 बार। किसके साथ रिएक्शन करनी है, FeCl3 के साथ। आपको मालूम है यहाँ का ये बॉन्ड ARO यानी कि फिनॉक्साइड आयन Cl की जगह ले लेगा, 3 Cl की जगह पे 3 फिनॉक्साइड आयन, तो Fe के साथ अपने को क्या मिलेगा, OAr कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये 3H जो है 3Cl के साथ जाके थ्राइस ऑफ क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो गाइस ये बन तो जाएगा, और साथ ही में यहाँ पे डीप ब्लू कलर आता है, सॉरी वॉयलेट कलर आता है। डीप वॉयलेट कलर अगर आ गया तो समझ जाना कि यहाँ क्या प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है। क्योंकि अगर मान लो आपको किसी ने 2 कंटेनर दिए, बोले एक में अल्कोहल एक में फिनॉल, आप दोनों के अंदर क्या डाल देंगे, FeCl3। जहां पर उसने कलर ही नहीं दिया, मतलब रिएक्ट ही नहीं हुआ, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। और जहां पर उसने कलर दे दिया, डीप ब्लू कलर दे दिया, या इसी ब्लू के शेड का और कोई कलर दे दिया डीप वाला, तो समझ जाना कि वहां पे कौन प्रेजेंट है, फिनॉल प्रेजेंट है। तो गाइस इस तरीके से हम अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर का जो टेस्ट है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, वो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है, वो है लुकास टेस्ट। यानी कि इसके अंदर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी तीनों अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैं सिंगल रिएक्शन लिखूंगा चौथे नंबर का, दैट इज लुकास टेस्ट। भाई लुकास टेस्ट के अंदर क्या होता है देखना ध्यान से। मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने HCl के साथ करी ZnCl2 के प्रेजेंस में। अब तुमको मालूम है HCl एंड ZnCl2 इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, लुकास रिएजेंट। अब होता क्या है, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल Zn एंड HCl के अंदर, इन दोनों के अंदर सोल्यूबल है, अल्कोहल सोल्यूबल है इन दोनों के अंदर। लेकिन जैसे रिएक्शन हो जाती है, ये Cl आपके OH की जगह ले लेता है, RCl बनाता है, OH H के साथ कंबाइन होके H2 बनाता है, मतलब ये क्या बना आपका अल्काइल क्लोराइड बना। जैसे आपका अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, ये इसके अंदर सोल्यूबल नहीं है, यानी कि अल्काइल क्लोराइड इनके अंदर लुकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं है। और क्योंकि इनके अंदर सोल्यूबल नहीं है, इसलिए बनने के बाद पहले क्लियर सॉल्यूशन होता है, फिर बाद में उसके अंदर थोड़ी थोड़ी टर्बिडिटी आके सॉल्यूशन टर्बाइड बन जाता है। अब आपको मालूम है यहाँ पे मैंने कोई भी अल्कोहल लिया, मान लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, इन तीनों में आपको मालूम है टर्चरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो टर्चरी अल्कोहल जल्दी से रिएक्ट हो जाएगा, और जल्दी से रिएक्शन करके टर्बिडिटी भी सॉल्यूशन में जल्दी लाएगा।
तो अगर मान लो आपको 3 कंटेनर दिए गए, 1 2 3, और तीनों कंटेनर के अंदर 3 अलग अलग अल्कोहल रखे। मान लो एक में प्राइमरी अल्कोहल, एक में सेकेंडरी अल्कोहल, एक में टर्चरी अल्कोहल, और आपको बोला कि पहचानो कि किस कंटेनर के अंदर प्राइमरी, किसके अंदर सेकेंडरी और किसके अंदर टर्चरी अल्कोहल है, पहचान के बताइए। तो गाइज आप क्या करेंगे, आप सभी कंटेनर के अंदर HCl और ZnCl2 ऐड कर देंगे। HCl ZnCl2 तीनों कंटेनर के अंदर मिला दो। जिस कंटेनर के अंदर जल्दी से सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी आ गई, जिसमें क्लियर सॉल्यूशन आपका जल्दी से टर्बाइड में कन्वर्ट हो गया, समझ जाना उसके अंदर कौन सा अल्कोहल है, टर्चरी। जिसमें थोड़ी देर के बाद आ जाए उसके अंदर सेकेंडरी, और जिसमें बहुत देर के बाद आ जाए उसके अंदर प्राइमरी। क्योंकि टर्चरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसलिए जल्दी से रिएक्ट होके वो अल्काइल क्लोराइड बनाएगा, और अल्काइल क्लोराइड लुकास रिएजेंट के अंदर ज्यादा सोल्यूबल न होने की वजह से वो इमीडिएटली टर्बिडिटी लाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, इसलिए वो टर्बिडिटी थोड़ी लेट लाएगा। टर्चरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी और भी कम है, तो इसलिए वो टर्बिडिटी और भी लेट लाएगा। तो गाइस अभी हमने टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल के अंदर 4 टेस्ट देखी। पहली वाली टेस्ट थी लिटमस पेपर के साथ। हमने देखा अल्कोहल लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल होता है। कोई भी कलर का लिटमस पेपर, वेदर इट इज अ ब्लू और रेड, वो चेंज अपना कलर करता नहीं है अल्कोहल के अंदर, यानी कि अल्कोहल लिटमस पेपर के लिए न्यूट्रल है। दूसरा फिनॉल का सिनेरियो देखा, तो फिनॉल एसिडिक इन नेचर होने की वजह से ब्लू लिटमस पेपर को फिनॉल रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस पेपर से हम अल्कोहल फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट गाइस हमने देखा रिएक्शन विद बेसेस, जिसके अंदर हमने देखा कि NaHCO3 के साथ फिनॉल रिएक्ट होता नहीं, क्योंकि दोनों वीक है। फिनॉल वीक एसिड है, NaHCO3 वीक बेस है, वीक रिएक्ट होते नहीं है। लेकिन फिनॉल आपका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ रिएक्ट होता है, और वहां पे वो रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। और उसी सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर अगर डाइल्यूट एसिड डाल दिया जाए तो अपने को दोबारा फिनॉल मिल सकता है। वही बात करी हमने बेसेस की अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को जब हमने बेसेस के साथ रिएक्ट किया, NaHCO3 या फिर NaOH, तो दोनों के साथ अल्कोहल रिएक्ट हुआ नहीं है। तो दूसरी टेस्ट से क्या समझ में आ गया, अगर आपको अल्कोहल फिनॉल दिया जाए, आप दोनों के अंदर NaOH डालो, जहां रिएक्शन हो गई वो फिनॉल है, और जहां नहीं हुई वो अल्कोहल है। गाइस तीसरा वाला टेस्ट हमने कौन सा पढ़ा था, तो तीसरा टेस्ट अगर आपको याद है तो हमने FeCl3 के साथ रिएक्शन किया था, फेरिक क्लोराइड के साथ। FeCl3 फेरिक क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो फेरिक क्लोराइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट होता नहीं है, और फिनॉल आपका रिएक्ट होके क्या करता है, तो फिनॉल रिएक्ट होके वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बनाता है। अगर फिनॉल रिएक्ट होके वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन बनाता है, इसका मतलब अगर मान लो आपको अल्कोहल फिनॉल दिया जाए, दोनों के अंदर आप FeCl3 डालेंगे, जहां पर आपका वॉयलेट कलर आ गया वो आपका फिनॉल, और जहां नहीं आया वो आपका कौन है, अल्कोहल। उसके बाद फिर हमने चौथे नंबर का टेस्ट था, वो प्योरली फॉर द अल्कोहल था, लुकास टेस्ट, जिसके अंदर मान लो आपको 3 अल्कोहल दिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी, आप तीनों अल्कोहल के अंदर ZnCl2 और HCl डालेंगे, और ZnCl2 और HCl को हम क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट, इन दोनों के मिक्सचर को। भाई जिस भी कंटेनर के अंदर रिएक्शन होके फट से सॉल्यूशन के अंदर, प्रॉब्लम क्या है कि अल्कोहल जो है इनके अंदर सोल्यूबल होता है, लेकिन जो अल्काइल क्लोराइड बनता है ये इनके अंदर सोल्यूबल होता नहीं है। इसलिए जैसे रिएक्शन होगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अल्कोहल की, तीनों अल्कोहल में टर्चरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो टर्चरी अल्कोहल जल्दी रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट अल्काइल क्लोराइड रहेगा, वो लुकास रिएजेंट के अंदर सोल्यूबल होता नहीं है। इसलिए वो पहले क्लियर सॉल्यूशन बनाएगा, बाद में सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी आएगी, क्योंकि वो उसके अंदर सोल्यूबल होता नहीं है। अगर टर्चरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी जल्दी आएगी, क्योंकि वो जल्दी रिएक्ट होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी थोड़ी लेट आएगी, और प्राइमरी अल्कोहल है तो टर्बिडिटी और भी लेट आएगी। तो अगर मान लो सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी बहुत जल्दी आती है तो इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, थोड़ी लेट आती है तो सेकेंडरी है, और बहुत ही लेट आती है तो वो टर्चरी है। ऐसा है बिल्कुल नहीं। एक बार फिर से बताना गाइस, अगर सॉल्यूशन के अंदर टर्बिडिटी बहुत जल्दी आती है तो कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी की टर्चरी, टर्चरी अल्कोहल है। थोड़ी लेट आती है तो सेकेंडरी है, थोड़ी लेट आती है तो प्राइमरी है। तो गाइस इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अल्कोहल को और अल्कोहल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये थी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, यानी कि टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। अभी इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे गाइस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।